हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। दोस्तों, आज है 17 अगस्त 2021, मंगलवार का दिन है और हम लोग करने वाले हैं द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर की एनालिसिस। आज के न्यूज़पेपर में 50% से ज़्यादा न्यूज़ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो अफगानिस्तान को लेके है। इसके बारे में हम पहले भी कई सारे एडिटोरियल कर चुके हैं, कई सारी न्यूज़ पढ़ चुके हैं, तो हम काफ़ी हद तक फैमिलियर हैं कि अफगानिस्तान के अंदर क्या सिचुएशन इस समय पे चल रही है। बहुत खराब सिचुएशन है। तालिबान ने काबुल, जो अफगानिस्तान की कैपिटल है, उसके ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। वहां के प्रेसिडेंशियल हाउस के अंदर जाके घुस के बैठ गए हैं और अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे अशरफ घानी, तो वो भैया वहां से भाग गए हैं किसी दूसरी कंट्री में। अभी ये भी नहीं पता है वह कौन सी कंट्री में चले गए हैं। इस तरह की बहुत सारी पिक्चर्स और वीडियोस आप देख रहे होंगे व्हाट्सएप वगैरह पे, यूट्यूब वगैरह पे, कि कैसे लोग एकदम हजारों की संख्या में बेचारे एक उम्मीद में वहां के एयरपोर्ट्स के ऊपर चले गए हैं। कैसे जो वीजा ऑफिस थे वहां पे लाइन लगी हुई हैं और कैसे कितनी भीड़, मतलब जैसे मेला सा लग गया है और लोग इतने ज्यादा डेस्परेट हो गए हैं कि वो प्लेन के बेचारे टायर से चिपक रहे हैं बचने के लिए। कल एक व्हाट्सएप पे वीडियो आया था, यूट्यूब पे भी आप देख सकते हो कि कैसे ये प्लेन जब उड़ा था तो यहाँ से दो तीन लोग बहुत ऊपर से बेचारे नीचे गिर गए थे क्योंकि वो टायर से चिपके हुए थे। हालत बहुत ज्यादा खराब है। 21st सेंचुरी में किसी कंट्री में इतने मॉडर्न टाइम में ऐसा हो रहा है तो इसको इमेजिन करना भी एक इस समय बहुत ही इमेजिन भी, मतलब हम लोग नहीं कर पा रहे हैं कितनी खतरनाक वहां पे सिचुएशन है। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग आगे थोड़ा बात करेंगे कि कैसे यहाँ पे जो हिंदू कम्युनिटीज हैं या जो सिख हैं, अफगान सिख, और जो हिंदूज हैं उनको लेके कैसे खतरा है। क्योंकि जब पहले 1996 से लेके 2000 के बीच में जब तालिबान का वहां पे कंट्रोल था, उस समय काफी ज्यादा माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक होते थे। अभी भी पिछले साल भी एक गुरुद्वारे के ऊपर वहां पे अटैक हुआ था। तो वहां पे जो माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो सिख हों चाहे वो हिंदूज हों, उनको बहुत ज़्यादा खतरा है। तो अभी खैर आज मीटिंग हुआ था इनके बारे में और तालिबान ने उनको एक एश्योरेंस दिया है कि उनको कुछ नुकसान नहीं होगा। लेकिन तालिबान कहता कुछ है और तालिबान करता कुछ है, इसलिए इन लोगों की जान को खतरा है। ये लोग भी लगातार इंडिया की सरकार से रिक्वेस्ट करे जा रहे हैं कि कैसे करके उनको वहां से निकालने का प्रबंध किया जाए। और ऊपर से अगर आप देखो तो इमरान खान जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं भैया, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि कैसे अफगानिस्तान स्लेवरी से बाहर निकला है। इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि जो अमेरिका वहां पे था, प्रेजेंट था, उस समय अफगान के लोग वो स्लेवरी में जी रहे थे, गुलामों की जिंदगी जी रहे थे, और तालिबान ने आके उनको फ्री कर दिया है। तो उनके स्टेटमेंट से क्या नजर आता है? इसके स्टेटमेंट से यही नजर आता है कि कैसे वो तालिबान को सपोर्ट करते हैं, कैसे उनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं और कैसे वो उनके साथ जो हैं एकदम उनके जैसा ही सोचते हैं। चलिए, अगली जो आगे थोड़ा सा और किसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एनीवेज, अगली जो न्यूज आती है दैट इज फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट पुल्स अप। देखिए ऊपर वाले आर्टिकल में ना, आप दो इंग्लिश के वर्ड आपको दिखाता हूं। डे आफ्टर द फॉल, फियरफुल डेस्परेट अफगान स्वॉर्म। सो ये वर्ड आप अपनी इंग्लिश वाली नोटबुक में लिख सकते हो जहां पे आप रोज लिखते हो। और दूसरा आता है यहाँ पे, इन अ बिड टू फ्ली तालिबान रूल। तो तालिबान रूल से अपने आप को फ्री करने की कोशिश में, फ्री होने की फिराक में बहुत सारे हजारों की संख्या में लोग तालिबान के, अफगानिस्तान के बेचारे एयरपोर्ट की तरफ दौड़ रहे हैं। तो ये इस पूरे आर्टिकल की हेडलाइन का मीनिंग है। स्वोम का मतलब होता है जब हजारों की संख्या में, बहुत भारी संख्या में जब लोग उमड़ पड़ते हैं। किसी की भी संख्या हो सकती है, लेकिन जो बहुत बड़ी संख्या में होती है तो उसको स्वोम बोला जाता है। और फ्ली का मतलब वो अपने आप को फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां से भी किसी भी तरह बच के जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ फ्ली। चलिए, अगली न्यूज भी ट्रिब्यूनल को लेके है, जिसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। हम सबको पता है कि अभी एक जो है नया ट्रिब्यूनल बिल, अमेंडमेंट बिल जो है वो लोकसभा में पास हुआ है, जिसमें कुछ ट्रिब्यूनल्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है और उनके अंदर जो केस थे वो या तो सिविल कोर्ट्स को, लोकल डिविजनल कोर्ट्स को, या फिर हाई कोर्ट्स को ट्रांसफर कर दिए गए हैं। इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को डांट लगाई है और उन्होंने कहा है कि आपने ये क्यों किया, क्योंकि ये जो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल है ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जाता है। ये जो ट्रिब्यूनल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे का पूरा उसके अगेंस्ट में जाता है, क्योंकि ट्रिब्यूनल जो है वो क्वासी जुडिशियल बॉडी होती हैं और इनका काम होता है एक स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड कराना।
लेकिन इनकी पावर को तो कर्टेल किया ही गया, उसके अलावा इन बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स को बंद भी कर दिया गया, पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, जिसको लेके ये जो है न्यूज यहाँ पे एक बनती है। देखिए, क्योंकि कई सारे ट्रिब्यूनल्स में काफी ज्यादा पहले से ही वैकेंसी चल रही है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी सरकार को डांट लगाई थी कि आप जल्दी से जल्दी इन वैकेंसीज को भरिए। उस समय सेंटर ने अश्योरेंस दिया था सरकार को कि हम इस वैकेंसी को जल्दी से जल्दी भरेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया और वैकेंसी जो है वो फुलफिल नहीं हो पाई। तो भैया अभी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यही बोला है कि आप कोई लॉजिक तो बताइए, आप कोई लॉजिक तो बताइए कि इन ट्रिब्यूनल्स को खत्म करने का कारण क्या है, क्योंकि सरकार कोई रीजन दे ही नहीं पाई है। देखिए, पार्लियामेंट में तो डिस्कशन डिबेट हुआ ही नहीं, तो सरकार ने कोई खास लॉजिक दिया नहीं है एक्चुअली। एक एक लॉजिक सरकार का यह है कि ट्रिब्यूनल प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे थे, इसलिए इनको बंद किया गया। अब आप खुद सोचिए कि ट्रिब्यूनल क्यों नहीं काम कर रहे थे, क्योंकि उनके अंदर वैकेंसीज थी। अगर सरकार वैकेंसी फुलफिल करती तो काम करते। तो ये अगर सरकार ये बोल रही है कि वैकेंसीज नहीं थी, इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार अपने फेलियर को ही रिकॉग्नाइज कर रही है। तो देखना रहेगा कि फ्यूचर में इस ट्रिब्यूनल वाले केस का क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम बने रहेंगे, आगे भी इसको हम लोग कवर करेंगे। अगली जो न्यूज आती है वो उत्तर प्रदेश से आती है कि कैसे वहां पे जो पॉपुलेशन का ड्राफ्ट बिल अभी इंट्रोड्यूस किया है। यूपी में पॉपुलेशन वाले इशू को पहले मैं बहुत ज्यादा डिटेल में कवर कर चुका हूं, क्योंकि एक बार एडिटोरियल आया था बहुत बड़े वाला, तब मैंने ये पूरा कवर किया था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा दोस्तों, उस पर क्लिक करके आप यूपी के पॉपुलेशन इशू को पूरी तरह से समझ सकते हो। क्योंकि देखिए, यूपी में 2 चाइल्ड पॉलिसी को वो लोग प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो लोग 2 बच्चे या 2 से कम बच्चे पैदा करेंगे उनको वहां पे काफी ज्यादा इंसेंटिव दिया जाएगा। तो उसके लिए जो है एक उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर ड्राफ्ट बिल, ये अभी वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार चाहती है कि वहां की जो ग्रोस फर्टिलिटी है उसको हम लोग 2.1 से नीचे लेके आए, क्योंकि 2.1 की जो फर्टिलिटी रेट होती है इसे कहा जाता है रिप्लेसमेंट रेट। तो अगर किसी देश की, किसी राज्य की, किसी एरिया की अगर फर्टिलिटी रेट 2.1 होती है, इसका मतलब वो वहां पे पॉपुलेशन स्टेबल हो चुकी होती है। इस फर्टिलिटी रेट का मतलब यह होता है कि वहां पे जो वीमेन होती हैं, जो रिप्रोडक्टिव एज में होती हैं, प्रोडक्टिव एज में होती हैं, वो अपने जीवन काल में, अपनी लाइफ में 2.1 बच्चे पैदा करती हैं। मतलब जो पेरेंट्स होते हैं, हस्बैंड और वाइफ होते हैं, वो फर्दर 2 बच्चों से ही रिप्लेस होते हैं। तो ये इस ड्राफ्ट बिल के अंदर कई ऐसे प्रोविजन हैं जिसमें उन लोगों को इंसेंटिव दिए गए हैं जिनके 2 से कम बच्चे होंगे। जैसे उनको गवर्नमेंट जॉब में छूट मिलेगी, उनको हाउसिंग लोन्स वगैरह में उनको कम इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। अगर सरकारी नौकरी में कोई इंसान है उसको जल्दी प्रमोशन मिलेगा, है ना, उसकी सैलरी भी हाइक हो सकती है। और जो लोग बच्चे पैदा ज्यादा करेंगे, 2 से ज्यादा, तो उनको सब्सिडी वगैरह नहीं मिलेगी। तो इस तरह की जो है यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी उनको नहीं मिलेगी। तो कुछ इस तरह के यहाँ पे कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस यहाँ पे नजर आते हैं। हालांकि एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी का ये कहना है कि इसमें मुस्लिम्स को टारगेट किया गया है, लेकिन ये एक्चुअली में वैसे तो ट्रू नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम्स में जो फर्टिलिटी रेट है उतनी ही फर्टिलिटी रेट हिंदूज में भी है। हालांकि इसको बहुत सारे मुस्लिम्स अपोज कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन जैसे विश्व हिंदू परिषद वगैरह, ये लोग भी इसको काफी ज्यादा अपोज कर रहे हैं। क्योंकि रिलीजन का पॉपुलेशन ग्रोथ से एज सच कोई रिलेशनशिप नहीं होता है, उसका मतलब होता है पॉवर्टी से। पॉवर्टी जो है वो ज्यादा पॉपुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिलीजन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। और वैसे भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर पिछली आप 8-10 साल की बात करो, तो उत्तर प्रदेश में फर्टिलिटी रेट काफी ज्यादा कम हो रही है। इवन ये जो फर्टिलिटी रेट है ये मुस्लिम्स में ज्यादा कम हुई है एज कंपेयर टू हिंदूज। तो इस जो बिल का जो मेन पर्पस है वो थोड़ा सा इसीलिए कंट्रोवर्शियल है, इसीलिए इसको लेकर थोड़ा सा अपोज किया जा रहा है बाय डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, चाहे वो हिंदू ग्रुप्स हों चाहे वो मुस्लिम ग्रुप्स हों, तो सभी लोग इसका एक तरह से विरोध कर रहे हैं। तो देखना रहेगा जब ये इंट्रोड्यूस होगा और ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो तब क्या रहेगा, तो इसको हम लोग थोड़ा सा कवर करेंगे भी फ्यूचर में। अगली जो न्यूज आती है वो आती है ओबीसी बिल को लेके, अमेंडमेंट ऑन फ्रॉड स्टेट्स होल्ड कास्ट काउंट। देखिए, कई सारे
चाहे वो बीजेपी के लीडर्स हों, ओबीसी लीडर्स, या फिर वो अपोजिशन वाले हों, सभी लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि सरकार को एक कास्ट सेंसस करने की जरूरत है। कास्ट सेंसस मतलब ये पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री में कौन सी कास्ट के कितने परसेंट लोग हैं। देखिए, एससीज और एसटीज का तो हमें पहले से पता ही है। समस्या यहाँ पे है ओबीसी की। हमें ये नहीं पता कि हमारी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन में ओबीसी पॉपुलेशन कितनी है। तो बहुत सारे लीडर इसको डिमांड कर रहे हैं, बीजेपी के वाले भी और अपोजिशन वाले भी। लेकिन सरकार थोड़ा सा अपने पैर पीछे खींच रही है। सरकार ये नहीं करना चाहती है। उसके अलग अलग रीजन है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, है ना, कास्ट सेंसस के बारे में। क्योंकि इससे सरकार को यह लगता है कि जो स्वर्ण जातियां हैं और जो ओबीसीज हैं उनके बीच में टकराव हो सकता है, वायलेंट क्लैश हो सकते हैं। और जो हायर कास्ट के जो लोग ऑफिसर्स हैं या जो इलीट क्लास हैं, उनको ऐसा लगता है कि अगर ओबीसीज की पॉपुलेशन ज्यादा हो गई तो डेफिनेटली वो अपनी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही रिजर्वेशन की डिमांड करेंगे, जिसकी वजह से जो जनरल कैटेगरी में को जो एक प्रोटेक्शन मिलता है जॉब्स में, वो कहीं ना कहीं उनसे छिन जाएगा। और जो आपको ये पता है कि जो इंदिरा साहनी जजमेंट है जो 1992 में हुआ था मंडल कमीशन के बाद, जिसे मंडल जजमेंट भी कहा जाता है और इंदिरा साहनी जजमेंट भी कहा जाता है, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने 50% की लिमिट ऑलरेडी लगा दी है कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, है ना। लेकिन कई सारे स्टेट्स में ये 50% के रिजर्वेशन को ऑलरेडी क्रॉस किया जा चुका है, क्योंकि आज के समय में जो ओबीसी को डिक्लेयर करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट्स के पास है ना। कुछ समय तक जो है सेंटर ने इसको अपने हाथ में ले लिया था एज पर 127 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। लेकिन अभी दोबारा से सेंटर ने ओबीसी डिक्लेयर करने की पावर स्टेट्स के हाथ में दे दी है। पहले ये स्टेट्स के हाथ में ही थी, इट वॉज अंडर द स्टेट लिस्ट। लेकिन इसको अमेंडमेंट करके इसको सेंटर के पास चली गई थी यूनियन लिस्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब इसमें ऑब्जेक्शन किया तो दोबारा से सेंटर ने इसको स्टेट्स के अंडर में कर दिया है। लेकिन कई पॉलिटिकल पार्टीज का यह कहना है कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे स्टेट्स में ओबीसी की जो पॉपुलेशन है वो 50% से ज्यादा है। तो ये जो इंदिरा साहनी ने जजमेंट रखी हुई है 50%, तो कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये बिल्कुल बोगस है, अभी इसको रिवाइज करने की जरूरत है। और क्योंकि महाराष्ट्र वाला केस तो हमें पता है कि वहां पे मराठा जो रिजर्वेशन था उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया था कोर्ट के द्वारा, ये कह के कि जो मराठाज हैं वो पहली बात तो वो बैकवर्ड नहीं है, और दूसरी बात हम लोग 50% के क्राइटेरिया को एक्सीड नहीं कर सकते। तो कास्ट सेंसस अगर प्रॉपर तरीके से किया जाएगा तो इससे हमें यह पता चल जाएगा कंट्री में ओबीसी की पॉपुलेशन कितनी है, और उसके अकॉर्डिंग जो है रिजर्वेशन वगैरह दिया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा काफी कंट्रोवर्शियल इश्यूज है, तो इसको हम फ्यूचर में भी कवर करते रहेंगे। अगली जो न्यूज आती है वो वैसे तो एक रीजनल न्यूज है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम्पल वगैरह देने के एग्जाम में काम आ सकती है। देखिए, मो स्कूल, ये ओडिया लैंग्वेज का वर्ड होता है मो। मो का मतलब होता है माई या फिर मेरा, तो मेरा स्कूल। तो इसके तहत क्या है, इसमें ये 2017 में लॉन्च किया गया था चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक के द्वारा। इनका इनका इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म करना। तो इसमें क्या होता है ना, जो लोग अभी सक्सेसफुल हो गए हैं या कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, जो बचपन में जिस स्कूल में वो पढ़े थे अपने स्कूल्स को हेल्प करते हैं, उनको मॉनेटरी हेल्प देते हैं ताकि उन स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके। तो ऐसे ही कई लोगों की यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, पृथ्वी का एग्जाम्पल दिया गया है। 22 साल के हैं ये और मेटलर्जिकल इंजीनियर हैं, जिन्होंने अपने मंथ की जो है 10% सैलरी अपने स्कूल को डेडिकेट की है। तो ऐसे बहुत सारे लोग सामने निकल के आए हैं उड़ीसा में, जो अपनी सैलरी का कुछ परसेंटेज वहां के स्कूल्स को दे रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पे स्कूल्स वगैरह में बेंच वगैरह खरीदे जा रहे हैं, बोर्ड खरीदे जा रहे हैं या बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। तो एक बड़ा अच्छा प्रोविजन है यहाँ पे ये। इसके अलावा एक और इनिशिएटिव लिया गया है जिसका नाम है चौक एंड डस्टर। इसमें क्या होता है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो लोग नौकरी करते हैं या कहीं पे जॉब करते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपना कुछ समय स्कूल्स में, गांव में जो स्कूल्स हैं, जो मोबाइल एरियाज में स्कूल हैं, वहां पे जाके कुछ समय तक बच्चों को पढ़ाते हैं जो वीक स्टूडेंट हैं,
है ना। तो जो लोग जॉब करते हैं, तो ये भी बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। बहुत सारे लोग सामने निकल के आए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो 1380 लोग, जिनमें जजेस भी हैं, कुछ मिनिस्टर्स हैं, लॉ मेकर्स हैं। ऐसे लोगों ने अपनी इच्छा जाहिर की है कि वो स्कूल्स में जाके बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। इसी तरह का एक और इनिशिएटिव है जिसे कहा जाता है 5T ट्रांसफॉर्मेशन। इसके तहत स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया जाएगा, जिसमें जो बेसिक एमिनिटीज होती हैं, जैसे टॉयलेट वगैरह होता है, वहां पे साफ सफाई होती है, इसको इंप्रूव किया जाएगा। तो यहाँ पे तीन इनिशिएटिव मैंने आपको बताए। एक तो हो गया आपका मो स्कूल, दूसरा हो गया चौक एंड डस्टर, और तीसरा आपका होता है 5T ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या हम इस पूरे मॉडल को, क्या हम नेशनल लेवल पे इसको अप्लाई नहीं कर सकते? क्या जो दूसरे स्टेट्स हैं वो इसको अप्लाई नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है यहां से कहीं से, तो डेफिनेटली आप इस उड़ीसा का एग्जाम्पल 100% अपने एग्जाम में एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो। आपको यहां पे अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि आप हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, जहां पे हमारा हैंडल है iTube_classes_UPSC। यहां पे बहुत शानदार करंट अफेयर वाली पोस्ट हम आपके लिए डालते हैं। हम यहाँ पे एक टाइम टू टाइम क्विज भी डालते रहते हैं, तो आप उसको भी हैंडल कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको करंट अफेयर चाहिए या आपको न्यूज पेपर चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो है iTube_classes_UPSC, अगर आप सर्च करोगे तो इस ग्रुप को जाके भी ज्वाइन कर सकते हो। और यूट्यूब तो आपको सब्सक्राइब करना ही है, इसको तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसका डिस्क्रिप्शन आपको नीचे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए, अगली जो न्यूज आती है वो आती है अफगान सिख हिंदूज। देखिए, जीएस पेपर 2 से इसको हम लोग कवर करते हैं। पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि अफगानिस्तान के अंदर काफी जो है हिंदूज और सिख लोग रहते हैं। ज्यादातर सिख हैं, थोड़े बहुत वहां पे हिंदू भी रहते हैं। तो उन्होंने तालिबान के लीडर के साथ एक मीटिंग की है। हालांकि तालिबान ने आश्वासन दिया है कि आप अपने जो रिलीजन प्रैक्टिस को फॉलो कर सकते हो, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन तालिबान का भरोसा नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए भारत की सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी वहां पे जो माइनॉरिटीज हैं, हिंदू और सिख हैं, उनको वहां से निकालने के लिए कोशिशें की जाएं और उनको निकाल के वहां से इंडिया में बुलाया जाए। ठीक है, अगली जो न्यूज आती है वो आती है ड्रोन्स टू डिलीवर हेल्थ केयर सर्विसेज इन रिमोट एरियाज इन महाराष्ट्र पालगढ़। देखिए, वैसे तो ये भी एक रीजनल न्यूज है, लेकिन डेफिनेटली इस न्यूज का हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। देखिए, जो जंगलों वाले एरिया होते हैं, जो ट्राइबल एरिया होते हैं, या फिर ऐसा एरिया कह सकते हो जो डिस्टर्ब्ड एरिया होते हैं, जहां पे इजीली एक्सेस नहीं है, जहां पे रोड्स वगैरह नहीं है, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन वहां पे अगर आपको हेल्थ फैसिलिटी डिलीवरी देनी है या कोई और आपको डिलीवरी देनी है, तो आप डायरेक्ट तो जा नहीं सकते, क्योंकि वहां पे सुविधाएं हैं नहीं। तो ड्रोन का सहारा लिया जा सकता है, क्योंकि ड्रोन जो है वो तो उड़ के चला जाएगा और वहां पे सामान की डिलीवरी हो सकती है। तो इसी तरह का एक इनिशिएटिव जो है वो महाराष्ट्र में लिया गया है, पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, जिसके लिए अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल जो 2021 थे, उसके अंदर एग्जेम्पशंस दी गई हैं। और जो कोविड-19 की जो वैक्सीन हैं या इंजेक्शन हैं या जो मेडिसिन हैं, वो लोगों को डिलीवर किए जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे नॉर्मली जाना पॉसिबल नहीं है, घना जंगल है और इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे है नहीं। तो महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर के ऊपर ये पड़ता है पालगढ़। तो इसी तरह का इनिशिएटिव जो है हम जैसे छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, वहां पे जो इंटीरियर एरियाज हैं वहां पे भी हम इस तरह का जो है एक इनिशिएटिव ले सकते हैं। तो इस एग्जांपल को डेफिनेटली आप अपने मेंस वाले आंसर में कोट कर सकते हो कि कैसे जो है हम लोग कोविड-19 के समय में एक्शंस ले सकते हैं। तो ये भी एक बहुत शानदार इनोवेटिव वे यहाँ पे हो सकता है। अगली जो न्यूज आती है वो आती है WMO को लेके। WMO मतलब वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। ये यूनाइटेड नेशन की ही एक अप्रूव्ड शाखा है। तो WMO टास्क्स इंडिया टू कोऑर्डिनेट ग्लोबल रिसर्च ऑन मॉनसून। देखिए, मॉनसून एक ग्लोबल क्लाइमेटिक फिनोमिना है, बहुत ही ज्यादा मैं इसको बोलूंगा अंडर जो है इसको समझा नहीं गया है अभी तक, लीस्ट अंडरस्टूड जो है क्लाइमेटिक फिनोमेना। हालांकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च होती है, लेकिन मॉनसून सिस्टम इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि नई नई जो है फाइंडिंग्स इसमें होती रहती हैं। तो WMO ने अभी क्या किया है, इंडिया में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी है, IITM, जिसका पुणे में हेडक्वार्टर है, पुणे में ये एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे एक अपना सेंटर खोला है, ताकि IITM और WMO मिलके मॉनसून के एरिया में और ज्यादा रिसर्च कर सकें।
और अर्ली वार्निंग सिस्टम को और ज़्यादा यहाँ पे मजबूत बनाया जा सके। उसके बाद हम मूव करते हैं एडिटोरियल सेक्शन में। एडिटोरियल सेक्शन में देखिए, पहला तो है आपका चेंजिंग अफगान पाकिस्तान। तो ये तो बहुत रिपीटेड है, कई बार इसको हम लोग कर चुके हैं, लेकिन स्टिल अभी आपके पास अगर टाइम है तो फिर भी आप एक ऊपरी तौर पे, सरफेस तौर पे इसको पढ़ सकते हो, थोड़ा अफगानिस्तान पाकिस्तान के रिलेशनशिप को पढ़ सकते हो। अगला फिर से जो एडिटोरियल है वो भी काबुल चैलेंज को लेके ही है, इंडिया का रोल यहाँ पे डिस्कस किया गया है, तो इसको भी अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ सकते हो। वैसे अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो काफी आइडिया पहले से आपको होगा। लेकिन जो आज का जो नया एक एडिटोरियल है, ये एस्से में भी आपके काम आ सकता है डेफिनेटली। इसको, ये है हमारा स्पोर्ट्स को लेके, तो एक नया कुछ है, इसीलिए नया हम हमेशा, आपको पता ही है, अपने चैनल पे कुछ नया करने की कोशिश करते हैं जो नया एडिटोरियल होता है। देखिए, ये एडिटोरियल आपका आता है मैन्युफैक्चरिंग चैंपियंस, क्योंकि अभी अभी ओलंपिक गया है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन होते हुए भी इंडिया में सिर्फ एक गोल्ड मेडल आया है। तो कैसे हम इंडिया में फ्यूचर में और ज्यादा गोल्ड मेडल लेके आ सकते हैं, जो क्या क्या इंडिया में अभी प्रॉब्लम्स हैं, और कैसे लोगों का एटीट्यूड चेंज होगा तो हम लोग और ज्यादा मेडल लेके आ जा सकते हैं, उसी के बारे में ये यहाँ पे एडिटोरियल है। देखिए, एक यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात ये है वो ये है कि डेफिनेटली इंडिया में जिस आदमी को गोल्ड मेडल मिलता है तो उसको बहुत ज्यादा प्रेज किया जाता है। और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि इंडिया में गोल्ड मेडल इसीलिए नहीं आता क्योंकि हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और पैसा नहीं लगाते हैं। अगर सरकार ज्यादा फंडिंग देगी और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगी तो डेफिनेटली मेडल्स लेके आए जा सकते हैं। कोई ये नया पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट हमें ऑलरेडी पता है। लेकिन इस एडिटोरियल में इसके अलावा कुछ अलग से बड़े इनोवेटिव से पॉइंट बताए गए हैं। वो पॉइंट ये है कि देखो, जो आदमी को गोल्ड मिलता है या किसी को अवार्ड मिलता है उसको तो सभी लोग प्रेज करते हैं, लेकिन जिसको गोल्ड नहीं मिलता उसके लिए भी हमारे मन में प्यार की भावना होनी चाहिए, उनको भी प्रेज करना चाहिए जो एवरेज कैटेगरी के हैं। और आपको ये पता है कि मेजोरिटी, देखिए, जब इतने लोग स्पोर्ट्स में तैयारी करते हैं तो सबको तो गोल्ड नहीं आ सकता, सबको तो अवार्ड नहीं मिल सकता। तो मेजोरिटी मतलब 99% स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो तो एवरेज ही होते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट तो सिर्फ कोई कोई होता है। और जो एवरेज लोगों में से किसी इंसान को अगर गोल्ड मिल जाता है तो उसको बहुत ज्यादा प्रेज किया जाता है क्योंकि वो हमारे बीच में से निकला है, उसको हम बहुत ज्यादा स्पेशल मानते हैं। तो जो चैंपियंस होते हैं वो डेफिनेटली टैलेंटेड होते हैं, लेकिन टैलेंटेड तो और भी लोग होते हैं। तो टैलेंट को ग्रेटनेस तक पहुंचाने के लिए हेल्प हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है। टैलेंट तो हजारों करोड़ों लोगों में होता है, लेकिन उसमें से कितने लोग ही गोल्ड लेके आ पाते हैं, कितने लोगों को ही ग्रेटनेस मिल पाती है, उसके लिए उनको सिस्टम की हेल्प चाहिए होती है ना। तो सभी लोग तो चैंपियंस नहीं बन सकते, कुछ लोग ही चैंपियन बन सकते हैं। तो जो लोग रिवॉर्ड नहीं लेके आते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री में उनकी हालत काफी खराब होती है, इसीलिए पेरेंट्स अपने बच्चों को एनकरेज नहीं करते स्पोर्ट्स को परस्यू करने के लिए। क्योंकि जो लोग एवरेज होते हैं, जो अवार्ड नहीं लेके आते, उनको तो कोई पूछता नहीं है, ना ही उनको नौकरी मिलती है प्रॉपरली, इसीलिए पेरेंट्स यहाँ पे इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है एवरेज और एक होता है मीडियोकर। एवरेज जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उसका मतलब ये होता है कि उन्होंने मेहनत तो बहुत सारी की है, मेहनत में बिल्कुल किसी तरह की कमी नहीं है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ पाया। देखिए, रिजल्ट तो सबका नहीं आ पाता है। मीडियोकर लोग वो होते हैं जो जानबूझ के मेहनत नहीं करते, जिनके अंदर पोटेंशियल होता है लेकिन वो लेजी होते हैं, वो मेहनत नहीं करना चाहते। इसीलिए जो एवरेज लोग हैं, जो अपनी मेहनत बहुत सारी करते हैं लेकिन वो बीच में रह जाते हैं कहीं ना कहीं सफलता के, उनकी हम लोगों को रिस्पेक्ट करने की रिक्वायरमेंट है। इंडिया में जो है दो ऐसे एक्सट्रीम्स हैं जिसमें हम फंस के रह गए हैं। या तो आप पढ़ाई में बहुत अच्छा कीजिए या फिर आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कीजिए। एवरेज जो बीच में होते हैं लोग, उनकी गिनती हम लोग नहीं करते हैं, जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा गलत है। क्योंकि एकेडमी में भी कुछ लोग ही एक्सेल कर पाएंगे और स्पोर्ट्स में भी कुछ लोग ही एक्सेल कर पाएंगे, बीच वाले के कहां जाएंगे। तो जो बीच वालों के लिए भी हमारे मन में लव होना चाहिए, रिवॉर्ड होना चाहिए और एम्पैथी होनी चाहिए, तभी जो है ज्यादा से ज्यादा लोग सामने निकल के आएंगे। तो इसका सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो वो कुछ सॉल्यूशन तो हमें पहले से ही पता है। इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, फंड्स होना चाहिए, उसके अलावा जो लोग जीत के नहीं आते हैं उनको भी रिवॉर्ड मिलना चाहिए,
उसके अलावा हमारा एजुकेशन सिस्टम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों की जॉब भी इंश्योर होनी चाहिए जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, एक ताकि वो जो स्पोर्ट्स में खेलते हैं तो उनको एक अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड मिल सके। देखिए जो चानू थी, है ना, मीराबाई चानू, और ये ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने से पहले सिर्फ एक टीटी थी रेलवे में, टिकट कलेक्टर। जो नीरज चोपड़ा है वो क्या थे, वो सिर्फ एक सूबेदार थे। तो अगर उनको अवार्ड नहीं मिलता तो लगभग शायद पूरी जिंदगी वहीं पे रह जाते। तो क्या उसके अलावा उनको प्रमोट होने का चांस नहीं मिलना चाहिए? तो एवरेज है इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी भर जो है वहीं पे रहेंगे। तो और उसके अलावा जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं 10 साल 15 साल उसके बाद वो रिटायर हो जाते हैं, तो उनकी रिटायरमेंट के लिए भी कोई ना कोई ऑप्शन होना चाहिए। अगर रिटायरमेंट के बाद ऑप्शन होंगे तो डेफिनेटली ज्यादा लोग वो स्पोर्ट्स को परस्यू करेंगे। और स्पोर्ट्स में अगर आप 15-20 साल बिता देते हो तो जब आप उसके बाद जॉब लेने के लिए जाते हो तो स्पोर्ट्स वाले एक्सपीरियंस को एक एज एन एक्सपीरियंस जो है उसको कंसीडर किया जाना चाहिए। तो जब आप किसी कंपनी में जॉब के लिए जाते हो और आप स्पोर्ट्स पर्सन हो तो आपका वो एक्सपीरियंस आपके रिज्यूमे में उसको कंसीडर किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप स्पोर्ट्स करते हो तो आप अपनी टीम के अंदर टीम वर्क की भावना लेके आते हो, डिसिप्लिन लेके आते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स लेके आते हो। तो अगर आपने 15-20 साल अगर स्पोर्ट्स में स्पेंड किए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी लाइफ में जो है वो फालतू है। वो भी एक उतना ही एक्सपीरियंस काउंट किया जाना चाहिए एम्प्लॉयर के द्वारा, जो लोग कॉर्पोरेट्स के द्वारा जितना दूसरे लोगों का एक्सपीरियंस काउंट किया जाता है। अगर ऐसे काउंट करने लगेंगे तो ज्यादातर लोग जो है वो स्पोर्ट्स को परस्यू करने लगेंगे, क्योंकि उनको पता है कि स्पोर्ट्स में रिटायर होने के बाद उनको जॉब मिल सकती है। तो ये कुछ नया पॉइंट ऑफ व्यू है जो आपको शायद पहले नहीं पता था। तो इस तरह के पॉइंट ऑफ व्यू को डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में मेंशन कर सकते हो। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? चलिए, कुछ नया था इसलिए। स्टार्टअप एंड द स्टार्ट ऑल, देखिए ये भी आपके लिए रिकमेंडेड है, आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये बाइजू और रविंद्रन, आपको पता ही है बाइजू बहुत बड़ी एक एड टेक कंपनी है जो दूसरी कंपनीज को भी हायर करती है और अपने भी बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है। तो इन्होंने ये लिखा है तो डेफिनेटली ये क्योंकि इसी फील्ड से हैं तो अपना एक्सपीरियंस इन्होंने शेयर किया है, तो ये रिकमेंडेड है आपके लिए। कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। चलिए, उसके अलावा अगर हम लोग वर्ल्ड में जाएं, दुनियादारी वाले न्यूज में जाएं, तो वही तालिबान वाला पूरा इशू फिर से यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो इसको तो मैं यहाँ पे दोबारा नहीं कराऊंगा। US rushes more troops to calm chaotic evacuation। देखिए chaotic का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही ज्यादा बिखरा होता है, बहुत ज्यादा उलझा हुआ होता है, उसे बोलते हैं chaotic सिचुएशन, जो हाथ से निकल चुकी होती है। उसके अलावा देखिए हम लोग वोकैबुलरी भी करते हैं, है ना। तो आज के एडिटोरियल में 3 वर्ड आपके लिए लेके आया हूं। एक होता है एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है कि किसी के लिए बहुत डिसलाइक वाली जो फीलिंग होती है उसको एंटीपैथी बोलते हैं। जैसे जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो हार जाते हैं तो उसके लिए लोगों के मन में एंटीपैथी वाली फीलिंग होती है। लोग सिर्फ उनको ही लाइक करते हैं जो मेडल्स लेके आते हैं। तो एंटीपैथी जो है वो इस तरह से यहाँ पे यूज किया गया है। एक यहाँ पे वर्ड किया गया है यूज, वो है स्ट्रेडल, STRADDLE। देखिए कहाँ पे यूज किया गया है, बट इट हैज एंटीपैथी फॉर दोज who straddle the vast middle between top of the class and those detained for the repeated years। मतलब जो लोग सफलता और असफलता के बीच में ही घूमते रहते हैं वो वहां पे फंस गए हैं। ना तो वो अपनी क्लास में बहुत टॉप कर पाए और ना ही वो स्पोर्ट्स में एक्सेल कर पाए। तो कुछ लोग जो एवरेज होते हैं ना वो बेचारे उनके बीच में ही घूमते रहते हैं, इसीलिए उसको बोला गया है स्ट्रेडल, जो बीच में ही कहीं घूमते रहते हैं। और एक वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है फोली। जैसे इट इज फोली, इट इज अ फोली टू इक्वेट बिटवीन एवरेज विद बिटवीन मीडियोकर। इस फोली का मतलब होता है बहुत ही फूलिश आइडिया। तो ऐसे लोग जो ये सोचते हैं कि मीडियोकर और एवरेज होना वो एक ही बात होती है, तो इट इज अ वेरी फूलिश आइडिया। क्योंकि एवरेज होना और मीडियोकर होना दो अलग अलग चीजें यहाँ पे होती हैं, ठीक है। उसके अलावा आप इस्लामाबाद काबुल इक्वेशन, ये भी आप पढ़ सकते हो कि फ्यूचर में जो है पाकिस्तान का वहां पे क्या रोल होने वाला है, ठीक है। तो आप इसको भी यहाँ पे कर सकते हो। उसके अलावा इकोनॉमी सेक्शन से अगर हम बात करें तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की 15 अगस्त की स्पीच को लेके है। उन्होंने यहाँ पे एक बात बोली है, गति शक्ति टू बिल्ड ऑन NIP, गति शक्ति टू बिल्ड ऑन NIP। देखिए NIP का मतलब है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। और ये जो गति है
गति शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसका मतलब ये है कि जो पहले से एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एक वो जो प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया था, अभी उसी के साथ साथ एक गति शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी चलाया जाएगा, जिसके अंदर कम से कम 100 लाख करोड़ से लेके 110 लाख करोड़ तक का इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसे खर्च किए जाएंगे लगभग आने वाले 15, 20, 25 सालों में। ये एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जिसमें गांव-गांव में सड़कें पक्की बनाई जाएंगी, जो हमारी पोर्ट्स हैं उनको आपस में जोड़ा जाएगा, जो नेशनल हाईवेज हैं उनको चौड़ा किया जाएगा। तो इस तरह का बहुत ही एक मैं तो बोलूंगा एक एम्बिशियस और अनरियलिस्टिक जैसा एक यहाँ पे अनाउंसमेंट की गई है। और वैसे भी देखिए, नंबर को बड़ा करने में कुछ नहीं जाता है, एज लॉन्ग एज उसकी इंप्लीमेंटेशन होती है। भैया 10 लाख 100 लाख करोड़ आप खर्च करने की बजाय 5 लाख करोड़ खर्च कीजिए, 2 लाख करोड़ खर्च कीजिए, लेकिन उसको इस तरह से खर्च कीजिए कि वो टाइम पे आप उन प्रोजेक्ट को पूरा कर सको। इस तरह से उनको खर्च कीजिए कि वो उसका प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट हो सके बिना करप्शन के। तो ये इतना बड़ा नंबर 100 लाख करोड़, 110 लाख करोड़, 200 लाख करोड़, बड़ा नंबर दिखाने का मतलब ये नहीं है कि वो प्रोजेक्ट सफल हो जाएगा। आप नंबर थोड़ा दिखाइए, लेकिन कम से कम इंप्लीमेंटेशन अच्छे से कीजिए, है ना। तो ये थोड़ा सा हमारे यहाँ पे पॉलिटिक्स में एक प्रॉब्लम है, बड़े बड़े नंबर दिखाए जाते हैं लोगों को, क्योंकि गरीब जनता है तो उनको इतना समझ में आता नहीं 100 लाख करोड़ में कितनी जीरो होती हैं। तो वही थोड़ी सी यहाँ पे समझ है, एक देखने वाली बात है। तो यही था आज के इस एडिटोरियल में। ज्यादातर खबरें जो हैं वो काबुल को लेके थी, कुछ ऐसी न्यूज़ थी जो ऑलरेडी रिपीटेड थी, पहले हम लोग कर चुके हैं, है ना। तो वही सारी की सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। चलिए, इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज़ की हम लोग बात करें, तो आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे आपको आज के एमसीक्यूज मिल जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन। उसके अलावा जो कम्युनिटी सेक्शन है यूट्यूब में, वहां पे भी हम लोग जो है एमसीक्यूज पोस्ट करते हैं, तो वहां पे भी आप पार्टिसिपेट किया जी करें, और वहां पे भी आप सॉल्यूशन देख सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।